अकादमिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया है कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए CUET परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका आयोजन करेगी। परीक्षा के 3 सप्ताह के भीतर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में 2 सत्रों 24 जनवरी से 1 फरवरी तथा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। स्नातक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और प्रवेश परीक्षा NEET अगले वर्ष 5 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET का पहला सत्र 10 जून से 21 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय B.Ed कोर्स शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। एक अन्य निर्णय में प्री PhD नामांकन के लिए एक ही परीक्षा के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में राजभवन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामेश्वर सिंह को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। श्री सिंह विश्वविद्यालय में नियमित नियुक्ति होने तक सेवाएं देंगे। इनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा को जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य के फाइलेरिया प्रभावित 11 जिलों में आज से MDA अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत भोजपुर, बक्सर, मधुबनी, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, दरभंगा, लखीसराय, रोहतास और समस्तीपुर जिले में 2 सप्ताह तक निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। वर्ष में सिर्फ एक बार फाइलेरिया रोधी दवा खाकर इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कल से अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहेगा। विभाग ने इस दौरान बांका, जमुई, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि आज राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों एवं शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के दक्षिणी एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मधुरपट्टी घाट के पास बागमती नदी में नाव हादसे में डूबे 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब भी 4 लोगों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बागमती नदी में तेज बहाव के कारण एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई थी। नाव पर 30 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें अधिकतर स्कूली बच्चे थे। स्थानीय लोगों और बचाव टीम की सहायता से 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के डकरा बीघा गांव में एक युवक की पुनपुन नदी में डूबने से मौत हो गई। गया जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 तस्कर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाने से शराब बिक्री मामले में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड क्षेत्र के बनगांवा पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय लोहारा में मध्याह्न भोजन खाने से 12 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ और निगरानी में हैं। इधर राज्यसभा में आज चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग सहित भारत की गरिमापूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा होगी। सदन में 2 विधेयक भी चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसमें निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेगी।
2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस सिद्धांतों के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। इस सम्मेलन का उप विषय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उद्यम और मानवाधिकारों पर एक सेमिनार भी आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उद्यम मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को अपने संचालन में प्राथमिकता दें। राज्य सरकार ने 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके तहत सभी जिलों में उन सड़कों का फिर से सड़क निर्माण किया जाएगा जिनकी मरम्मत संभव नहीं है। इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए राशि मंजूर की गई है। अगले 3 वर्षों में इन सड़कों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के तहत 69,642 शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। श्री सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। इसमें जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के आलोक में पंचायती राज और नगर निकाय के जो पद हैं, अब उनको सरेंडर करके रेगुलर जो बीपीएससी से बहाली हो रही है उसके पद सृजित किए गए थे। तो इसमें पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक में 18,830 पद थे, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 थे और 6 से 8 वर्ग के 31,982। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में विकास मित्र तालीमी मरकज और सैफ जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मिल्क पाउडर से तैयार दूध दिए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। बिहार राज्य में जो कुपोषित बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, उनको 3 से 6 वर्ष वाले, उनको अब सुधा से मिल्क पाउडर लेके दूध पिलाने का व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार का व्यय होगा। तो अब प्रत्येक जो बच्चा होगा उसको 100 मिलीलीटर दूध होगा और 12 ग्राम पोषक सुधा से तैयार कर दिया जाएगा। तो 100 मिलीलीटर दूध हर बच्चे को दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को धुआं रहित बनाने के लिए एलपीजी वाले 2 गैस सिलेंडर और बर्नर वाला सिंगल चूल्हा देने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश के 6 शहरों में जल निकासी के योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत सीतामढ़ी, बोधगया, जहानाबाद, शिवहर, पूर्णिया और बेतिया में जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। इस योजना पर 456 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। बैठक में कुल 45 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष PDUNWFS के तहत खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि PDUNWFS उन खिलाड़ियों की मदद के लिए तैयार किया गया था जो खेल में अच्छे हैं लेकिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों से आते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि यह योजना प्रशिक्षण और खेल उपकरण की खरीद में मदद करती है। उन्होंने कहा कि अब तक 270 खिलाड़ियों को लगभग 8 करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता दी गई है। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बारे में भारत के संविधान में संशोधन के लिए 128वें संशोधन विधेयक 2023 पर सदन में बहस की शुरुआत करेंगे। विधेयक कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है।